की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब उम्मीदवारों की घोषणा भी जल्द होगी। 13 नवंबर को होंगे 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। बीजेपी और कांग्रेस जुटी है अपनी अपनी तैयारी में। दोनों पार्टियां जल्द घोषित करेंगी अपने कैंडिडेट्स। तो आरएलपी और बीजेपी भी कर रही है अपनी तैयारी। भाजपा पूरी कर चुकी है अपनी एक्सरसाइज। राष्ट्रीय अध्यक्ष से हो चुकी है राजस्थान कोर ग्रुप की चर्चा। अधिकांश सीटों पर दे दिया है एक नाम का पैनल। तो उधर कांग्रेस भी कर चुकी है बैठक। प्रत्याशी के नाम के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया है। हालांकि राष्ट्रीय नेतृत्व से होगी अभी गोविंद डोटासरा की चर्चा। उसके बाद ही घोषित होंगे 7 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम। बीजेपी की तरफ से आज या कल में कभी भी प्रत्याशियों का ऐलान संभव है। तो देखिए, आपको बता दें कि उपचुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो गया है। अब जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी 13 नवंबर को, क्योंकि 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी तैयारी में जुट गई है। दोनों ही पार्टियां जल्द ही घोषित करेंगी उम्मीदवार। तो आरएलपी और बीजेपी भी कर रही है अपनी तैयारी। भाजपा पूरी कर चुकी है अपनी एक्सरसाइज और ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष से हो चुकी है राजस्थान कोर ग्रुप की चर्चा। ज्यादातर सीटों पर दे दिया है एक नाम का पैनल। तो उधर कांग्रेस भी कर चुकी है बैठक। प्रत्याशी के नाम के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया है। हालांकि राष्ट्रीय नेतृत्व से होगी अभी गोविंद सिंह डोटासरा से चर्चा। तो आपको बता दें कि प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और उनमें से बीजेपी के पास सलूमर सीट से कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं और कौन कौन सी सीट को लेकर यहां पर उम्मीदवार की घोषणा होगी, आपको बताएंगे। चलिए, हमारे साथ ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे। शशि, जानकारी मिल रही है कि अभी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं उनकी घोषणा भी जल्दी कर दी जाएगी। 13 नवंबर को 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तो संभव जो अनुमान लगा सकते हैं हम जिन जिन नाम का, वो कौन से हो सकते हैं? देखिए, 2 महीने से 1 महीने से भी कम का वक्त रह गया है जब प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने। हालांकि ये उपचुनाव पहले से तय थे और जब से सीट खाली हुई थी तभी से ये तय हो गया था कि उपचुनाव होने हैं लोकसभा चुनाव के समय। तो पार्टियां दोनों तैयारी कर रही थी। बस अंतर इतना सा है, शुरुआत में 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की तैयारी थी। बाद में सलूमर और रामगढ़ के विधायक के निधन के चलते वो सीट भी खाली हो गई। अमृतलाल मीणा का निधन हो गया तो बीजेपी के पास से एक विधायक कम हो गया और रामगढ़ के जुबैर खान का निधन हो गया तो उनके पास से भी एक विधायक कम हो गया। अब सवाल ये है कि कौन सी पार्टी लीड लेती दिख रही है। अगर विधानसभा चुनाव की बात देखें जो 2023 में हुए, नवंबर 2023 में, तो उस समय की स्थिति ये थी कि 7 में से 6 सीट बीजेपी के पास नहीं थी। बीजेपी के पास में केवल सलूमर सीट थी। रामगढ़ कांग्रेस के पास में थी, झुंझुनू कांग्रेस के पास में थी, इसी तरीके से दौसा और देवली भी कांग्रेस के पास में थी। लेकिन खींवसर सीट आरएलपी के पास थी और 84 की सीट बीएपी के पास थी। अब सवाल ये कि जो बीएपी से अलायंस किया आपने लोकसभा चुनाव में और आरएलपी से अलायंस किया लोकसभा चुनाव में नागौर से, तो क्या अब फिर उपचुनाव में भी आप अलायंस करने जा रहे हैं? कांग्रेस के लिए सवाल है। लेकिन कांग्रेस कहती है कि अलायंस का फैसला आलाकमान करेगा, जबकि अभी तक ऐसा लगता नहीं है कि कोई गठबंधन दोनों में विधानसभा चुनाव को लेकर के हो सकता है। अब सवाल ये कि कौन पहले प्रत्याशी घोषित करेगा और क्या वो बढ़त में रहेगा। तो बीजेपी भी अपनी तैयारी कर चुकी है, कांग्रेस। ठीक है, एक बार आपको शशि यहाँ पर हम रोकना चाहेंगे। देखिए, हम आपको लगातार बता रहे हैं कि उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन अब इंतजार है उम्मीदवारों की घोषणा कब होगी। 13 नवंबर को, क्योंकि 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। तो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि दोनों पार्टियां जल्द ही उम्मीदवार घोषित कर देगी। आरएलपी और बीजेपी भी तैयारी कर रही है और आपको बता दें कि अभी अपनी अपनी एक्सरसाइज पूरी कर चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष से राजस्थान कोर ग्रुप की चर्चा। अधिकांश सीटों पर एक नाम का पैनल दे दिया गया है।
चलिए फिर से रुक करेंगे एक बार, शशि का हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शशि, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, बीजेपी एक नाम का पैनल तैयार कर चुकी है। पिछले दिनों कोर ग्रुप की बैठक हो चुकी है और उस बैठक में एक नाम पर चर्चा हुई। कुछ सीटों पर ऐसी स्थिति है जहां दो नाम आए हैं, लेकिन वो नाम भी राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष रख दिए गए हैं। आपको ध्यान है, जर्मनी और यूके की यात्रा पर निकलने से पहले उसी दिन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और कोर ग्रुप के अन्य सदस्य, दोनों डिप्टी सीएम और अन्य सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले थे और उनसे बातचीत हुई थी। तब लगभग एक नाम का पैनल हो चुका है तय। अगर बात करें दौसा सीट की, तो दौसा में अभी भी पार्टी इस पशोपेश में है कि किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को टिकट दिया जाए या कोई दूसरा चेहरा उतारा जाए। हालांकि निवर्तमान विधायक शंकरलाल शर्मा और उनके नजदीकी लोग खुद भी टिकट का क्लेम कर रहे हैं और कांग्रेस से आए कुछ नेता भी यहाँ टिकट का क्लेम कर रहे हैं। लेकिन अभी पार्टी दौसा सीट पर एक बार और बातचीत कर सकती है। राष्ट्रीय नेतृत्व के हवाले ये मामला छोड़ा जा सकता है। साथ में झुंझुनू है, वहां से पार्टी नया चेहरा लेकर के आना चाहती है। संभावित है कि कोई महिला फेस लेकर के आए। इसी तरीके से झुंझुनू में अल्पसंख्यकों का दावा भी है। पार्टी के अल्पसंख्यकों के नुमाइंदगी करने वाले मोहम्मद यामीन भी यहाँ से दावेदारी जता चुके हैं। साथ में जो 84 सीट है वो सुशील कटारा वहां से चुनाव हार चुके हैं। लगातार 2 चुनाव हारे हैं। पार्टी के महामंत्री भी रहे हैं सतीश पूनिया के कार्यकाल में। वो इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहते, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। हालांकि पार्टी आदेश करेगी तो सुशील कटारा चुनाव लड़ेंगे भी। सलूम्बर से अमृतलाल मीणा के पुत्र को टिकट दिया जा सकता है, ये बात आ रही है। और खींवसर से पार्टी के सामने 2 विकल्प हैं। क्या कोई नया चेहरा उतारा जाए या फिर जो चेहरा विधानसभा चुनाव में था उसी को रिपीट किया जाए, क्योंकि हनुमान बेनीवाल से हारे थे पार्टी के प्रत्याशी, लेकिन अंतर बहुत कम था। तकरीबन 2500 के अंतर को पार्टी कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं मान रही है। ऐसी सूरत में यहाँ पर पार्टी प्रत्याशी रिपीट कर सकती है। झुंझुनू की बात करें तो शशि, ये तो जाट दबदबे वाली सीट है और यहाँ पर भाजपा हर संभव कोशिश करेगी अपनी पैठ बनाने के लिए, क्योंकि ओला परिवार का लंबा इतिहास जुड़ा है इस क्षेत्र से। देखिए, ओला परिवार का लंबा इतिहास जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ भी सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी परिवार के किसी प्रतिनिधि को ही उतारती है? क्या शीशराम ओला के परिवार से, ब्रजेंद्र ओला के परिवार से ही कोई व्यक्ति यहाँ पर चुनाव में आता है? क्या उनकी पुत्रवधू या उनकी पत्नी या उनके पुत्र को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है? इसकी बड़ी संभावना ही दिख रही है। लेकिन क्या पार्टी फिर उसी तरीके से पूरे मनोयोग से लगेगी अगर परिवार के व्यक्ति के पास ये टिकट जाता है तो? क्योंकि पहले भी कांग्रेस परिवारवाद के आरोपों को लेकर के घिरती रही है। हालांकि जिसका प्रभुत्व होता है, जिसकी पैठ होती है, लोगों से जिसका संपर्क होता है, ऐसे ही व्यक्ति या उस व्यक्ति के परिवार में आमतौर पर टिकट दिए जाने की परिपाटी रही है कांग्रेस में। ऐसे में अगर कोई आरोप भी लगते हैं तो कांग्रेस पार्टी इसकी परवाह नहीं करेगी, क्योंकि पार्टी की प्राथमिकता है सीट जीतना। इसी तरीके से बीजेपी के लिए भी सीट जीतना ही प्राथमिकता है। अब भले आप किरोड़ीलाल मीणा के भाई को टिकट देकर के दौसा में सीट जीते या किसी और को। इसी तरीके से देवली में जो विजय बैंसला है, कर्नल बैंसला के पुत्र, उनकी टिकट की दावेदारी है। लेकिन प्रभुलाल सैनी जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, उनकी भी टिकट की दावेदारी है। पिछले दिनों प्रभुलाल सैनी की लगातार सक्रियता रही है। गजेंद्र सिंह खींवसर और दूसरे मंत्रियों से भी उन्होंने मुलाकात की है, मुख्यमंत्री से मिले हैं और क्षेत्र की मांगों को प्रमुखता से रखते रहे हैं, जो बजट में भी उनकी मांगे पूरी हुई हैं। अब सवाल ये कि पार्टी किस रणनीति के साथ में जाती है। अलका गुर्जर जो बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो भी देवली से टिकट मांग रही है। पहले उनके पति जो नाथू सिंह गुर्जर हैं, वो यहाँ से जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, इसलिए उनका भी दावा यहाँ पर देखा जा रहा है। जी ठीक है शशि, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, उम्मीदवारों की घोषणा जल्द